एवरीवन, आज हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो बेसिकली आपको डाउट में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महारत्नस, नवरत्नस एंड मिनी रत्नस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीएसयू क्या होता है। देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर 51 शेयर ऑफ ओनरशिप अगर गवर्नमेंट का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेसिकली गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट की तभी होगी जब उस ऑर्गेनाइजेशन का 51 शेयर ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट का हो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, ये बच्चों बहुत सारी होती है। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती है। तो ये जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, इनको हम ना 3 कैटेगरियों में क्लासिफाई करते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है ना, उनको हम स्टेटस देते हैं। हम कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कह सकते हैं महारत्नस, नवरत्नस और मिनी रत्नस। जैसे गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज है, जैसे आईओसी है। ठीक है, तो आईओसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो गवर्नमेंट की तरह की कंपनी है। और इस आईओसी, इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन, ओ मतलब ऑयल, सी मतलब कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी को हमने कहा एक स्टेटस दे दिया है, इसको हम महारत्नस के अंदर डाल दिया है। वैसे ही गवर्नमेंट की और भी कंपनीज है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, वैसे और एक है ओएन जीसी। इसका फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं, सो इसका फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है गवर्नमेंट की, जिसे हम जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनीज है, इन्हें हम महारत्नस के अंदर डाल दिया है। ठीक है, वैसे ही नवरत्नस के अंदर हमने जैसे डाल दिया बीपीसीएल। इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसी आईपीसीएल का फुल फॉर्म होगा इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, वैसे आईओसी यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सेल भी आपको बता देता हूँ। मतलब आईओसी और सेल बच्चों नवरत्नस भी है, महारत्नस भी है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अभी आपको ज्यादा समझना नहीं है। ठीक है, तो बस आप ये चीज याद रख लो कि जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 51 शेयर ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट का है, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, इसको हम 3 स्टेटस में क्लासिफाई कर देते हैं, महारत्नस, नवरत्नस, मिनी रत्नस। कभी कभी कोई कंपनीज को 2 चीज एक साथ मिल जाती है, कभी कभी 3 भी मिल सकती है, कभी कभी कोई इसको 1 भी मिल सकती है। तो ये जितने भी स्टेटस रहते हैं ना, जो हम स्टेटस में डिवाइड करते हैं कंपनीज, ये उनकी नेटवर्थ, उनकी प्रॉफिट, उनके रेवेन्यू और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के हम क्या करते हैं, कंपनीज को महारत्नस, नवरत्नस और मिनी रत्नस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो मिनी रत्नस में अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑफिशियली अभी मैंने देखा, सर्च किया, तो मुझे उतना पता नहीं चला। लेकिन अभी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कंसेप्ट के लिए थोड़ा समझ जाना है। अब बच्चा आपको और एक चीज पता होगी, मैंने यहाँ पे आपको सिरसिला स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताया था। तो अब हम इसे थोड़ा डीप में समझते हैं कि आखिर में ये एक्चुअली में है क्या। देखो, सिरसिला स्ट्रेटेजी, ठीक है, ट्रेजिडी। अब ये जो सिरसिला है ना, ये एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश में, इंडिया के आंध्र प्रदेश के एक छोटे से टाउन टाउन का नाम सिरसिला है। ठीक है, अब ये सिरसिला स्ट्रेटेजी ना बच्चों, ये क्या है, एक पावरलूम इंडस्ट्री है। मतलब एक पावरलूम इंडस्ट्री के ऊपर ये सिलसिला ट्रेजिडी बेस है। ठीक है, पावरलूम इंडस्ट्री वही कपड़ों से रिलेटेड जो भी चीज है, उसे हम पावरलूम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो सिलसिला ट्रेजिडी एक क्या है, ये आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में छोटे सा टाउन था, जिसका नाम सिरसिला था। अब एक वहां पे एक पावरलूम इंडस्ट्री थी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सिलसिला ट्रेजिडी बना है। देखो, जो सिरसिला जो टाउन था ना आंध्र प्रदेश में, वहां पे ना बहुत बहुत सारे पुअर पीपल थे, बहुत सारे पुअर पीपल थे। और ये जितने भी पुअर पीपल थे ना, ये क्या करते थे, कहीं ना कहीं ये पावरलूम इंडस्ट्री पे डिपेंड हुआ करते थे। मतलब इनका जो भी खाना पीना, कपड़ा पहनना, रहना, जितना भी चीज था, पैसे इनका मतलब जहां से भी इनको पैसा मिलता था, वो एक ही जगह से पैसा मिलता था, पावरलूम इंडस्ट्री से। ठीक है, तो ये सारे पीपल बहुत ज्यादा डिपेंड थे पावरलूम इंडस्ट्री में। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे प्राइवेटाइजेशन आ गया, अब प्राइवेटाइजेशन आ गया ना, तो जो भी पावर सप्लाई, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोई सप्लाई करता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो वैसे ही एक सिलसिला स्ट्रेटेजी में क्या हुआ बच्चों, जो भी पावर सप्लाई था ना, ये एक मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन के बाद एक गवर्नमेंट कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी में बना दिया गया। और फिर क्या कर दिया गया, उस प्राइवेट कंपनी को, जब वो प्राइवेट कंपनी बन गई, तो उस कंपनी बच्चों वो एक पावर सप्लाई कंपनी थी बेसिकली। मतलब वो पावर मतलब ऐसे मैं आपको समझा, देखो पहले गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उसको एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों ये जो प्राइवेट कंपनीज ना, ये पावर सप्लाई करती थी। पहले तो गवर्नमेंट पावर सप्लाई करती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, पावर सप्लाई करेगी। तो जब पावर सप्लाई की बात आई ना, तो ये क्या करती थी, पावरलूम इंडस्ट्री को भी क्या करती थी, पावर सप्लाई करती थी, जिसके अकॉर्डिंग पावरलूम इंडस्ट्री चलती थी।
लेकिन हुआ क्या, जैसी ये जो प्राइवेट कंपनीज पावर सप्लाई करती थी ना, तो उसने सप्लाई तो करती थी, लेकिन सप्लाई जैसी करती थी ना, उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मतलब ये प्राइवेट कंपनीज ने बोला भाई अब तो तुम गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, अब तो तुम हमारे प्राइवेटाइजेशन में आ गए हो, अब हम प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करेगी कि तुम्हें कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो सप्लाई तो करती थी सबको, और बोलती थी कि जैसे हम सप्लाई करेंगे तो उसका हम प्राइस भी, उसका हम खर्चा भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो बच्चों इससे क्या होने लग गया, ये जो पावर लूम इंडस्ट्री को ना, क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ बेसिकली, इस करने का, इसका इस चीज को करने से जो ये पावर सप्लाई तो हो रहा था, लेकिन अगर उसका खर्चा बढ़ गया तो इससे पावर लूम इंडस्ट्री को क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, अब हम ये जानते हैं। देखो इससे ना बच्चों पावर लूम इंडस्ट्री ना बहुत उदास हो गई, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास था ना तो इन्हें खर्चा कम देना पड़ता था। खर्चा कम देना पड़ता था, वो क्या करती थी, आंध्र प्रदेश के जितने भी पुअर पीपल है उनको आराम से क्या करती थी, नौकरी में दे पाती थी। लेकिन जैसे क्या हो गया, जैसे ये प्राइवेट कंपनीज बोल दी कि भाई हम पावर तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमें ज्यादा पैसा दोगी, तो इससे क्या होगा, ये पावर लूम इंडस्ट्री क्या हो गई, बहुत टेंशन में आ गई। तो ये ना घाटे में जाने लगी। तो इसने क्या किया, इसने कॉस्ट को कम करने के लिए, इस कॉस्ट को, प्राइस को कम करने के लिए इसने क्या किया, जितने भी पुअर पीपल यहाँ पे काम कर रहे थे ना, उन्हें क्या कर दिया, हटाने लग गई। क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी पुअर मतलब जो भी आप अपने वर्कर्स को जब आप हटाओगे तो उन्हें आपको सैलरी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो पहले आपके पास 5 वर्कर्स थे, ठीक है, आप इन्हें 7,000 रुपए देते हो। अब मान लो इनमें से आपने 3 वर्कर्स को हटा दिया, ठीक है, तो अब सिर्फ आपको 14,000 देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 का तो पैसा आपको बच गया है ना, 3 लोग को देना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज इस कंपनी ने, पावर लूम इंडस्ट्री ने भी क्या किया, खर्चा को कम करने के लिए जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों को हटाने लग गए। ठीक है, क्योंकि हटाने कम लग गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सैलरी कम देना पड़ेगा, सैलरी या वेजेस कम देना पड़ेगा, सैलरी या वेजेस कम देना पड़ेगा, तो अपने आप कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया बच्चों, इससे क्या हो गया बच्चों, जो भी पुअर पीपल थे, अब आपको मैंने बताया पुअर पीपल क्या थे, सबसे ज्यादा पावर लूम इंडस्ट्री पे डिपेंड करते थे, खाना पीना उनका सब इस इंडस्ट्री का जो पैसा आता था उससे चलता था। अब तो बेचारे लोग हटाते जा रहे हैं, अब क्या करेंगे बेचारे लोग, पुअर पीपल लोग और क्या करेंगे, इनको तो अब पैसा मिलने के लिए और कोई जरिया तो नहीं है। तो ये क्या करने लगे बच्चों, ये सुसाइड करने लगे। ये क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। तो बच्चों यही है सिलसिला स्ट्रेटेजी। मतलब सिलसिला स्ट्रेटेजी ये बताना चाहती है कि जो भी पावर इंडस्ट्री में जो पीपल काम करती थी ना, तो प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, पावर सप्लाई जो होने लगी वो बहुत महंगी होने लगी। अब महंगी होने लगी तो बेचारी इंडस्ट्री के पास तो पैसा नहीं जाता, वो क्या करनी, अपने वर्कर्स को हटाने लगे। वर्कर्स को हटाने लगे तो वर्कर्स क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। किस इसलिए सुसाइड करने लगे, क्योंकि बेचारे लोग के पास एक ही जरिया था पैसा कमाने का। अब वो उनको भी वहां से हटा दिया जा रहा है, तो उनके पास पैसा कमाने की कोई जगह नहीं थी, तो उसके कारण वो क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। ठीक है, तो बस यही चीज है। अराउंड बच्चों 50 वर्कर्स ने क्या किया, सुसाइड को कमिट किया। ठीक है, उस समय तो ये इसी के बेस पे बच्चों सिलसिला स्ट्रेटेजी हुआ है। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो। तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी ये देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने मेरी पहली वाली चैप्टर्स देखी होगी तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं जानते तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में होता क्या था, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री थी, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री थी ना, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, उनकी जितनी भी इंडियन इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन कंपनी से। ठीक है, फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इंडस्ट्री से क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, तो ये ऐसे करते क्यों थे, देखो हमारी गवर्नमेंट को पता था कि जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री है वो बाहर की कंपनीज के लायक, मतलब बाहर की कंपनीज के लायक अपने स्टेटस बना नहीं पा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चों, बाहर की कंपनीज को अवॉइड कर रही थी कि वो इंडिया में आए और इंडिया में अपना काम करे, क्योंकि अगर बाहर की कंपनीज आ जाती ना तो इंडियन इंडस्ट्री सब बंद हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री के पास क्या था, एक तरीके का पावर नहीं था कि वो फॉरेन कंपनीज के साथ अपना कॉम्पिटिशन कर पाए। इसी के कारण गवर्नमेंट ने हमारी क्या किया, सारी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने लगी।
तो बच्चों जब ये प्रोटेक्ट करने लगी ना, तो ये दो तरीकों से प्रोटेक्ट करने लगी। एक तो होता है टैरिफ बैरियर्स और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब देखो टैरिफ बैरियर्स में क्या करती थी, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, बाहर की कंपनीज इंडिया में ना आए इसके लिए वो क्या करती थी, टैक्स लगा देती थी। वो क्या करती थी, टैक्स लगा देती थी। अब टैक्स ना इम्पोर्ट में, हाँ एक चीज बता दो, इम्पोर्ट में वो क्या करती थी, टैक्स लगा। इम्पोर्ट मतलब होता है बच्चों परचेज करना। देखो अब मेरे को आप बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया, पता टैरिफ बैरियर्स में उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बोला कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज है, अगर उन्होंने इंडिया में आके अपना काम करना है, इंडिया में कुछ भी सामान बेचना है, तो उन्हें तब सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स इतना ज्यादा होता था ना, फॉरेन कंपनीज डर जाती थी। उनको पता था अरे यार इंडिया में अगर कुछ भी सामान बेचेंगे या खरीदेंगे या इंडिया में काम करेंगे ना, तो हमें सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसके डर से ना फॉरेन कंपनीज अपने आप इंडिया में आती नहीं थी, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो एक तरीका ये था, बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट थ्रू हाई इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है, इसके कारण ये एक तरीका था गवर्नमेंट का। दूसरा तरीका था नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, इसमें गवर्नमेंट क्वांटिटी के हिसाब से काम करती थी। गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी बाहर की कंपनी को अपना सामान बेचना है ना, तो वो सिर्फ एक कुछ मतलब बेसिकली उन्हें ना सिर्फ कुछ ही कुछ सामान बेचना पड़ेगा, और कुछ भी कुछ सामान जो बेचना पड़ेगा ना, तो उसका खुद बहुत कम क्वांटिटी बेचना पड़ेगा। मतलब वो कहती थी कि भाई अगर बाहर की कंट्री से लैपटॉप आ रहा है तो वो सिर्फ 500 आएंगे, उसके ऊपर नहीं आ सकते। बाहर की कंट्री से अगर मोबाइल आ रहा है तो सिर्फ वो 100 आएंगे, उसके ऊपर नहीं आ सकते। तो ये था बच्चों एक क्वांटिटी वाला तरीका। इससे क्या हो जाता है, बाहर की कंट्री ज्यादा सामान बेच नहीं पाती थी। ठीक है, अगर आज आप देखोगे तो आज आप जितना भी, जैसे मान लो आपका कोई लैपटॉप आपको लेना है, मान लो कि एप्पल का ही लेना है, तो आप आज जितना चाहो आप उतना ले सकते हो। ठीक है, बाहर की कंपनी क्या करेगी, जितना चाहे वो लैपटॉप इंडिया में बेच सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्वांटिटी वाला सिस्टम बना दिया था, जिससे बाहर की कंपनी ज्यादा नहीं बेच सकती थी। तो इसके कारण क्या हो गया, अपने आप इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो गई। तो देखो क्वांटिटी के हिसाब से क्या करने लगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे अपने आप इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होने लगी। और यहाँ पे बच्चे टैरिफ बैरियर्स वाला मैंने बता दिया। मेरे को बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है वो बताना है। देखो सबसे पहले तो आप ये जानो ट्रेड मतलब क्या होता है बच्चों। ट्रेड मतलब बाहर की कंट्री से, मतलब ट्रेड मतलब एक्चुअली में अगर आपको माइनर टर्म्स में बताओ तो ट्रेड मतलब होता है कुछ भी चीज को खरीदना या कुछ भी चीज को बेचना, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब दो कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड करती है, मतलब सिर्फ दो ही कंट्री, ओके, पहली कंट्री और दूसरी कंट्री, ये जब आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करता है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को सामान बेचेंगे और उनसे एक दूसरे से सामान खरीदेंगे, तो बच्चों इसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, बस इसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड। अब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है, देखो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट मतलब जब बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट बना लेती है और कहती है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से सामान खरीदेंगे और एक दूसरे को सामान बेचेंगे, उसे हम कहते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, एग्रीमेंट अमंग मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री के साथ एग्रीमेंट, उसे हम कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो होपफुली आपने अभी समझ लिया होगा बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12, यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर, ये हालांकि मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक है और इसकी पूरी आपको लेक्चर्स चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब जानने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ
तीन वर्ड्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। इनमें से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आप सभी के साथ और एक बार शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग, देखो आउटसोर्सिंग के अंदर बच्चों केपीओ भी आता है, बीपीओ भी आता है। ये मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ा चुका है। इसकी इस टॉपिक की भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब आपकी कंट्री जब कोई और कंट्री से अपना काम करवाती है, देन दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। जैसे सपोज करना कि कभी कभी इंडिया वाले क्या करते हैं, अपना काम बाहर की कंट्री को दे देते हैं, ठीक है, और बाहर की कंट्री को बोलते हैं कि भाई तुम हमारा काम कर दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, अमेरिका वाले क्या करते हैं, इंडिया वालों को बोलते हैं कि देखो भाई ये हमारी कंपनी का अकाउंट्स है, ये तुम बना लेना। तो अमेरिका वाले इंडिया वालों को बोलते हैं कि तुम हमारी कंपनी का अकाउंट बना देना, उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे। तो अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, कोई और कंट्रीज मतलब इंडिया को क्या कर रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग करना, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से अच्छे से समझ लेना। अब आता है एफडीआई और एफआईआई। देखो, एफडीआई का और एफआईआई का, इसका भी टॉपिक मैंने पहले आप सभी के साथ डिस्कस कर, लेकिन मैं और एक बार बता दूं शॉर्ट में। एफडीआई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब बाहर की कंट्री कि कोई भी कंपनी जब आपकी कंट्री में आके अपना बिजनेस चलाती है, देन दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे एग्जांपल दूं, अमेरिका की फोर्ड है, ठीक है, फोर्ड कंपनी अमेरिका की है। तो फोर्ड ने क्या किया, इंडिया में अपना प्लांट लगाया है। वहाँ पे क्या होता है, इंडिया में मतलब इंडिया में उनका फोर्ड कंपनी का एक प्लांट लगा है, जहाँ पे कार बनती है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, बाहर की कंपनी जब आपके यहाँ पे काम करेगी, तो उसके बदले आपकी कंट्री को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा एज अ टैक्स, ठीक है। तो बाहर की कंपनी आपको टैक्स के लिए एज अ पैसा देगी, तो ये क्या हो जाता है, आपके लिए इनकम हो जाती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, एक तरीके के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों, आपने क्लास 11th में एडीआर पढ़ा होगा, जीडीआर पढ़ा होगा, आईडीआर। तो बच्चों ये वैसा ही है। हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज आपकी कंट्री में क्या करती है, आपकी कंट्री में जितने भी कंपनीज हैं, बिजनेस चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या करती है, पैसा लगाती है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स खरीद के। तो इसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों, अब तो हमने तीन चीज़ों को अच्छे से जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब। अब देखना, सपोज करना ये आपकी कंट्री है और ये बाकी अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जब बाहर की कंट्रीज के साथ आपकी कंट्री जब बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सर, रिलेशन बनाना मतलब, देखो बच्चों, रिलेशन बनाना ना, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे करना ट्रेडिंग, आपकी कंट्री क्या करेगी, बाहर की कंट्री के साथ उनका सामान लेगी, अपना सामान बेचेगी, तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो कि हम लोग ने क्या किया, इस वाली कंट्री को कहा कि भाई हम तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है, इसके बदले ये वाली कंट्री हमें पैसा देगी। तो ये क्या हो गया, हम दोनों के बीच में वापस एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगेन ग्लोबलाइजेशन हो गया। वैसे ही मान लो कि कोई और कंट्री आके आपकी कंट्री में पैसा लगा रही है, ठीक है, या कोई कंट्री आपकी मतलब कोई और कंट्री आपकी कंट्री में आके अपनी कंपनी को चला रही है, बिजनेस को चला रही है, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच में वापस से रिलेशन बन गया। तो जब भी कोई एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में बच्चों जब रिलेशन बनता है ना, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों, हिंदी में मैंने आपको मतलब समझा दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं अंग्रेजी में। देखो, इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना, इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री, सेम चीज़ है। मतलब जब एक कंट्री बाकी कंट्री के साथ जुड़ती है आपस में, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब, यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग का मतलब लिख लो बच्चों, रिलेशन बनाना, ठीक है, रिलेशन। तो जब रिलेशन बनाती है एक कंट्री और बाकी कंट्रीज के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। सेम मतलब है, इसको मैंने हिंदी में आपको समझा था, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ। देखो, इंडिया में क्या होता था, 1991 के पहले इंडिया में क्या होता था, हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ हम क्या करते थे, बाहर की कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते थे, बाहर की कंट्री के साथ बच्चों कोई रिलेशन नहीं रखते थे, ठीक है। तो हम इंडिया में क्या था, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है ना, तो इसमें हमने क्या किया, हमने बाहर की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना चालू कर दिया। अब आप सभी को पता है कि रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे 1991 की पॉलिसी आई, तो हम लोग ने क्या किया बच्चों, आपस में हर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों ग्लोबलाइजेशन, और आपने इंडिया के बारे में भी समझ लिया।
अब बच्चों यहाँ पे मुझे आप सभी के साथ और एक बातें शेयर करनी है। डब्ल्यू बच्चों, डब्ल्यू ना बच्चों प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि फुटबॉल फुटबॉल गेम आप सभी ने खेला होगा, है ना, फुटबॉल गेम। अब बच्चों फुटबॉल गेम खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? बॉल चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए बच्चों? बॉल चाहिए। तो जब तक बॉल नहीं होगी तब तक आप फुटबॉल गेम नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जब तक आप वैसे ही बच्चों जब तक डब्ल्यू नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे? अच्छे से ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है, डब्ल्यू प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों डब्ल्यू क्या करता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, अब ये कैसे करता है? देखो, ये 3 तरीके से करता है। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, जो आपने पिछली लेक्चर्स में पढ़ के रखा है। ठीक है, इसकी भी लिंक आप सभी को मैंने कहा कि प्लेलिस्ट में सारी लिंक मिल जाएगी। वैसे ही फोकस ऑन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। अब बच्चों डब्ल्यूटीओ का जो टॉपिक है ना, इसे भी मैंने आपको पिछली लेक्चर क्लास 11 में पढ़ा चुका है। इसकी भी लिंक और आउटसोर्सिंग की लिंक, दोनों की लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप इजीली समझ जाओगे वहाँ से डब्ल्यूटीओ क्या करता है। ठीक है, वैसे ही बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी उन्होंने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर लेना, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। और हालांकि इतना टॉपिक का बच्चों एक्चुअली में अभी कोई मतलब ज़्यादा है नहीं ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आपने जो ऊपर ग्लोबलाइजेशन की मैंने मीनिंग और हिंदी में समझाया, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो आपको जानना जरूरी था, तो मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, इसके बारे में तो होपफुली आपने पूरी आपको लिंक नीचे वाली लिंक से समझ में आ जाएगा। और मैंने ये दो के बारे में आपको पहले ही बता चुका है। अब बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे लाया, कैसे प्रमोट किया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, अभी मैंने आपको बताया एफडीआई और एफआईआई का मतलब यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया था। तो बच्चों होने क्या लगा, जब बाहर की कंट्री के कंपनीज और इंडिविजुअल जब इंडिया कंट्री में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, तो आपस में क्या बनते गया? हम सभी के साथ रिलेशन बनता चालू हो गया। तो अपने आप इंडिया में क्या हो गया बच्चों? ग्लोबलाइजेशन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट का यही है। और टॉपिक हम लोग को इसमें ये पढ़ना है कि कैसे इंडिया ग्लोबलाइजेशन किया। तो जैसे ही हम बाहर की कंट्री को हमने बोला कि तुम हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अपने आप क्या हो गया? बाहर की कंट्री और हमारे बीच में इन्वेस्टमेंट एक रिलेशन बन गया और अपने आप ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब बच्चों अगला पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब बच्चों इसका मतलब आपको समझना है। इसका मतलब ये है, देखो हम क्या करने लगे बच्चों, आपने फॉरेन एक्सचेंज वाला एक चैप्टर पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज। उसमें क्या होता था, हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी को आपस में एक्सचेंज करती थी। ठीक है, तो उसे हम कहते थे फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, हर कंट्री ना अपनी अपनी करेंसी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगी। कैसे करने लगी? वो 3 तरीकों से करने लगी। सबसे पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों देखो, मान लो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब बाहर की कंट्री से आप सामान मंगाओगे, ठीक है, तो उसके बदले आप क्या दोगे? उन्हें पैसा दोगे। तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेशन बन गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, सेकंड एक्सपोर्ट मतलब होता है जब आपकी कंट्री बाहर की कंट्री को सामान बेचती है, उसके बदले बाहर की कंट्री आपको पैसा देगी, अपने आप दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट पेड एंड रिसीव्ड। हाँ, देखो सबसे पहले तो बच्चों जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं भी जगह, तो उसके बदले में जैसे उससे फ़ायदा होता है ना, तो वो फ़ायदे की पैसा जो हमें मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो जैसे ही बाहर की कंट्रीज़ आपकी कंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वैसे ही इंडिया भी बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो आपस में हम दोनों को क्या मिलता है? प्रॉफिट का पैसा मिलता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो आपस में हम दोनों में क्या हो जाता है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपस में हम दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है, तो अगेन ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहले तो बच्चों रेमिटेंस का मतलब जानो। देखो रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब आपकी कंट्री, मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो भी पीपल है, इंडिया का जो भी पर्सन है, ये बाहर की कंट्री में काम करता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही बाहर की कंट्री में काम करता है ना, तो बाहर की कंट्री इसको पैसा देती है। तो बच्चों ये जो बंदा है ना क्या करता है, अपनी फैमिली के लिए क्या करता है, अपनी कंट्री में पैसा भेजता है, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। तो बच्चों जब आप कोई और कंट्रीज में काम करोगे, मतलब मानो इंडिया के आप इंडियन हो और आप काम कर रहे हो यूएसए में, आप काम कर रहे हो जापान में, तो उसके पहले जापान या यूएसए आपको क्या देगा? पैसा देगा। आप क्योंकि वहाँ पे जॉब करते हो, है ना, तो आप क्या करते हो? अपनी फैमिली के लिए भी पैसा भेज देते हो। तो आप भी देखोगे तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है, तो अपना ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब बच्चों ये होता है। अब आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जैसे 1991 के पहले क्या होता था, हमारे पास लिबरल पॉलिसी नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई ग्लोबलाइजेशन वाली, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास लिबरल पॉलिसी आ गई। अब यहाँ पे होता क्या था,
हमने ना इंडिया ने क्या किया, बाहर की कंट्रीज को बोला कि भाई अब तुम जो हमारी कंट्रीज में भी आके अपना अपना सामान बेच सकते हो और खरीद सकते हो। मतलब देखो, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था ना, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तब क्या होता था, इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। तो ना बाहर की कंट्री अपना सामान बेचती थी, ना इंडिया बाहर की कंट्री को सामान बेचता था। बेचता भी था तो बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। और इंडिया लेता भी था तो बहुत कम, बेचता लेता था बहुत कम, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था। लेकिन बच्चों, जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया ना, तो हम इंडिया क्या करने लगा, बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने लगा, ठीक है। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं लिबरल पॉलिसी। लिबरल पॉलिसी मतलब जब हम जैसी ग्लोबलाइजेशन आई तो इंडिया क्या किया, सब कंट्रीज को बोला कि भाई अब तुम भी हमारी कंट्री में ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब हमारी कंट्री में सामान बेच सकते हो, या फिर हम आपकी कंट्री में सामान क्या कर सकते हैं, आपकी कंट्री का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिबरल पॉलिसी कहते हैं। तो बच्चों, जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब बाहर की कंट्री से सामान खरीदना या बेचना, फॉरेन ट्रेड, वो क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, हर कंट्रीज आपस आपस में अपना अपना सामान को क्या करने लगी, इंडिया के साथ बेचने लगी, खरीदने लगी। तो ऐसे क्या हुआ, हर कंट्रीज में इंडिया के साथ रिलेशन बन गया, तो अपना ग्लोबलाइजेशन आ गया। थर्ड है रिडक्शन इन टैरिफ। बच्चों, टैरिफ का मतलब आपने पहले जान चुका है, टैक्स, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, हम लोग ने क्या किया, आपको वैसे ये तो छोड़ो, आप सभी को पता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने पिछली लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ के रखा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, इंडिया क्या करता था बच्चों, बाहर की कंट्रीज़ को आने नहीं देता था। इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्रीज़ को अपने इंडिया में आने नहीं देता था। वो बोलता था कि भाई, इंडिया वाला बोलता था कि अगर बाहर की कंट्री, इंडिया वाला सोचता था कि बाहर की कंट्री अगर आ गई, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज बच्चों बहुत पावरफुल हुआ करती थी, ठीक है। तो इंडिया क्या करता था, इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की कंट्री को ना इंडिया में आने के लिए क्या करता था, रिस्ट्रिक्शन लगा देता था, ठीक है। तो वो क्या करता था बच्चों, कभी कभी ना टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता था। वो बोलता था कि जो भी कंट्री इंडिया में आएगी उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि हर बाहर की कंट्री भी सोचती थी, नहीं यार, इंडिया में ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा एज अ टैक्स इंडिया को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक वजह थी जिसके कारण बाहर की कंट्रीज भी क्या करती थी, इंडिया में नहीं आती थी, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, जैसी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई, ठीक है, तो जैसी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई तो इससे क्या हो गया, इंडिया ने क्या किया, ये जो टैरिफ का रिडक्शन इन टैरिफ, उसने क्या किया, टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जैसे टैक्स कम हो गया तो बाहर की कंट्रीज आने लगी। अब यहाँ पे क्या होने लग गया बच्चों, जैसे ग्लोबलाइजेशन नहीं था 1991 के पहले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था बच्चों, हर इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज थी ना, वो क्या थी, कंपटीशन नहीं करती थी, वो क्या करती थी, कंपटीशन नहीं करती थी। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया ना, तो बच्चों क्या हो गया, हर इंडिया की इंडस्ट्री को बाहर की इंडस्ट्री के साथ लड़ना पड़ा, ठीक है, एक तरीके से कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो वही है, तो इंडिया चाहती थी कि इनकरेज कंपटीशन बाय विड्रॉइंग बैरियर्स ऑन ट्रेड, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे ही टैक्स कम हो गया तो क्या हो गया, ट्रेडिंग करना चालू हो गया, जैसे ट्रेडिंग करना चालू हो गया, रिलेशन बन गया और अपने आप ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब क्या था बच्चों, विड्रॉल ऑफ अ क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, ग्लोबलाइजेशन के पहले मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था तो इंडिया क्या करती थी, बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं करता था, वो सामान अपना बेचती थी और उनसे बाहर की कंट्री से खरीदती थी बहुत कम, ठीक है। इंडिया क्या करती थी, एक क्वांटिटी डिसाइड करती थी कि भाई हम इतना इसके ऊपर सामान खरीदेंगे नहीं, इससे ऊपर सामान बाहर की कंट्री से खरीदेंगे नहीं ना, इससे ऊपर सामान हम बाहर की कंट्री को बेचेंगे। तो वो क्या कर देती थी, क्वांटिटी डिसाइड कर देती थी, ठीक है। और वो क्वांटिटी बहुत कम होती थी। इंडिया चाहता था कि वो बाहर की कंट्री के साथ ज़्यादा कोई रिलेशन ना बनाए, तो वो क्या करता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे राइस हो गया, अगर ज़रूरी बाहर की कंट्री से अगर राइस चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राइस, तो वो क्या करता था कि बोलता था बस बाहर की कंट्री से हम राइस मंगाएंगे, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी बस वही मंगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, ज़्यादा रिलेशन बनना चालू नहीं हुआ कोई भी कंट्रीज़ के साथ। जैसे लेकिन ग्लोबलाइजेशन आ गया, अपने आप ये जो क्वांटिटी वाला जो टर्म है ये हट गया। और अब क्या, इंडिया ने बोला कि भाई अब जो भी कंट्री जितना चाहे उतना इंडिया में सामान बेच सकता है, और इंडिया जितना चाहे बाहर की कंट्री को सामान, मतलब इंडिया ने ये कहना चालू कर दिया कि हम बाहर की कंट्री को कितना भी सामान बेच सकते हैं, वैसे ही बाहर की कंट्री इंडिया में कितना भी सामान बेच सकती है, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बाहर की कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन हमारा बनना चालू हो गया, तो अपने आप बच्चों ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो यही है विड्रॉल ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब, ठीक है। तो होपफुली आपने आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है सबसे पहले, ठीक है, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अब मैं आपको आउटसोर्सिंग की लिंक नीचे डाल दूंगा, कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। वैसे ही इसकी भी लिंक आपको बच्चों पहले वाले पार्ट में मिल जाएगी, और इनकी सारी की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको वही कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। WTO का जो टॉपिक है ये भी मैं कमेंट बॉक्स और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस टॉपिक का नाम है एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, आप सभी को पता है 1991 में हमारे पास NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे LPG,
ठीक है। तो ये जो एल मतलब है लिबरलाइजेशन, पी मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एलपीजी जो 3 पॉलिसीज है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आती है जो गवर्नमेंट ने 1991 में स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ये एलपीजी जब पॉलिसी आई तो इससे हमें क्या मेरिट मतलब क्या फायदे हुए, इसके क्या डीमेरिट मतलब क्या नुकसान हुए, तो हमें इस टॉपिक में वो पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरिट्स के बारे में, हमें इससे फायदा क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने 1991 में लाया उससे हमें फायदे क्या हुई। तो सबसे पहला है अ विब्रेंट इकोनॉमी। अब देखो इसे ना मैं अगर आप सभी को बताऊं तो ये जो सबसे पहले चैप्टर में टीलर्स हाँ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने आपको समझाया था कि हर कंट्री में ना उनकी एक इकोनॉमिक होती है। तो हर कंट्री में 4 तरीके की इकोनॉमी हो सकती है, जैसे बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट या फिर लॉपसाइडेड इकोनॉमी। ठीक है। तो हर कंट्री में 4 तरीके की इकोनॉमिक हो सकती है। जैसे इंडिया में क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी है, वैसे ही यूएसए जापान में क्या है वाइब्रेंट इकोनॉमी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज याद रखना है, जो भी कंट्री में बैकवर्ड इकोनॉमी है मतलब वो कंट्री सबसे बेकार, इसलिए मैंने उसे सिर्फ 1 स्टार दिया है। ठीक है। और जो कंट्री में स्टैग्नेंट या फिर लॉपसाइडेड इकोनॉमी है वो क्या है बैकवर्ड इकोनॉमिक से थोड़ी अच्छी इकोनॉमिक होती है, तो उसे मैंने 2 स्टार दिया है। वैसे ही जिस कंट्री में डेवलपिंग इकोनॉमी है तो वो क्या है बैकवर्ड और स्टैग्नेंट से भी अच्छी इकोनॉमिक होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं, इसलिए मैंने उसे 3 स्टार दिया है। और जो इकोनॉमिक जिस कंट्री में वाइब्रेंट इकोनॉमिक होती है वो इकोनॉमिक सबसे अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसे 4 स्टार दिया है। ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे ही ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ना कहीं जो इंडिया था ना वो डेवलपिंग इकोनॉमिक से था वाइब्रेंट इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमिक से वाइब्रेंट इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो रहा था, तो इससे क्या हो गया था, जो इंडिया का इकोनॉमी ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा था। जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा था मतलब इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा था। और मैं आपको बता दूं जैसे ये पॉलिसी आई ना तो जीडीपी 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ने लगा, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। ठीक है। तो अभी बस आप छोड़े देख ले, याद रख लो कि जीडीपी का मतलब होता है कि पैसा बढ़ना। इसका जीडीपी का मतलब मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा इसी लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए बस समझ लो इससे क्या होता है, कंट्री के पास पैसा ज्यादा आता है। सेकेंड पॉइंट है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे क्या होने लगा, जो भी इंडस्ट्री है ना उसका उसका क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। मतलब जो भी इंडस्ट्री इंडिया में थी उन सभी का प्रोडक्शन क्या होना, इस पॉलिसी के कारण क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ने लग गया तो अपने आप वो प्रोडक्शन का जो भी सामान था वो मार्केट में जाता था, उससे प्रॉफिट आता था तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ करती थी। ठीक है। स्पेशली इंडिया में क्या होने लगा, आईटी इंडस्ट्री जो भी होने लगी ना उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने लगा। मतलब उसे जो भी हमारे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री थी ना उन्हें मतलब पूरे दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं वो हमारी इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को जानने लगे। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया इस पॉलिसी के कारण, एलपीजी पॉलिसी के कारण। थर्ड पॉइंट है चेक ऑन अ फिस्कल डेफिसिट। देखो जो हम लोग ने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चैप्टर था जब उसमें हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग ने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट होता है, ठीक है, तो आप सभी को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट तरफ क्रेडिट आता है, राइट तरफ डेबिट आता है। ठीक है। तो इसका पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है, नेगेटिव बैलेंस आता है। पॉजिटिव आता है तो अच्छा, लेकिन नेगेटिव आता है तो बुरा। लेकिन हमारा जो इंडिया में ना अक्सर बीओपी का भी बैलेंस क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि बैलेंस बिफोर पॉलिसी मतलब इस पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी के पहले जो हमारा बैलेंस आता था ना 8.5% हाई, इतना ज्यादा आता था। लेकिन जैसी एलपीजी पॉलिसी आ गई तो बैलेंस आफ्टर पॉलिसी मतलब इस पॉलिसी के आने के बाद जो हमारा जो बैलेंस आता था वो नेगेटिव तो आता था लेकिन वो सिर्फ 4% हाई दिखाता था। मतलब पहले हमें ज्यादा घाटा होता था लेकिन अभी क्या होने लगा, कम 4% हो गया, मतलब घाटा हमें अब कम होने लगा। आखिर नेगेटिव तो आता ही था लेकिन पहले के हिसाब से अभी कम आता था। ठीक है। तो एक तरीके का ये क्या हो गया, हमारे लिए फायदा हो गया। ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके का बेनिफिट हो गया, तो ये एलपीजी के कारण हुआ। अब है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो इसका मतलब जाना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना अपनी जीवन भर में, हर कंट्री में ना जैसी महंगाई बढ़ती है, ठीक है, और महंगाई जैसी कम होती है तो बच्चों ये दोनों अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में एक्चुअली में क्या होता था, इस पॉलिसी के पहले एलपीजी पॉलिसी के पहले होता ये था कि वहां पे सिर्फ महंगाई बढ़ती ही रहती थी, कम नहीं होती थी। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। देखो जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैसे है, हमारा मूड कैसा है, कभी हम खुश रहते हैं कभी हम दुखी रहते हैं। ठीक है। तो हमारा मूड भी ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम वाला है। ठीक है। तो वही चीज एक कंट्री के लिए भी होता है, कंट्री में कभी कभी खुशी बहुत ज्यादा होती है मतलब महंगाई कम हो जाती है, कभी कभी एक कंट्री में दुख बहुत ज्यादा रहता है इसलिए महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो
जैसे ये एक तरीके का कॉमन चीज है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो महंगाई कभी बढ़ती है कम होती है, 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 तो ऐसे बढ़ती कम होता रहता है, ठीक है, हर कंट्री के लिए। तो ये एक तरीके की अच्छी बात होती है, ठीक है। कंट्री में सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रहा है तो बेकार बात है। एक कंट्री में अगर हर चीज बहुत सस्ती भी होती जा रही है तो वो भी एक बेकार बात होती है ना। तो एक कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन होना चाहिए, फिर कम भी होना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए, कम भी होना चाहिए, तो वो एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट्स, जैसे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे पेशेंट्स, ठीक है, तो पेशेंट्स में आप जो भी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट होते हैं ना, बीमार लोग, तो उनको जब आप देखना, उनका जो मॉनिटर है ना, वो हमेशा ऐसे 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 करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके दिखाता है। उसका मतलब ये है कि वो पर्सन क्या है, जिंदा है, ठीक है। और आप देखना अगर वो मॉनिटर सिर्फ ऐसे दिखाएगा ना, मतलब वो पर्सन मर गया, ठीक है। तो हर कंट्री की भी जो इकोनॉमी होती है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहती है। तो इसका मतलब यह है कि वो कंट्री अच्छे से चल रही है ना। अगर कंट्री सिर्फ ऐसे ही जाएगी, मतलब वो कंट्री क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, मतलब वो कंट्री बहुत बेकार है ना। तो इसलिए अप डाउन हमेशा इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो एलपीजी के कारण ये चीज पॉसिबल थी। एलपीजी के पहले क्या हो रहा था, सिर्फ बढ़ रहा था इन्फ्लेशन, कम तो होता ही नहीं था, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया बढ़ना ही प्रॉब्लम है, अगर कम भी हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम, दोनों होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये एलपीजी के कारण हुआ। फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर सर्वजिनिटी। अब जो सर्वजिनिटी का मतलब होता है फ्रीडम या फिर चॉइस। देखो एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले होता क्या था, आप जो कस्टमर्स या आप जो कंज्यूमर या कस्टमर्स होते थे ना, इस पॉलिसी के पहले क्या करते थे, आपके पास फ्रीडम या चॉइस हुआ नहीं करती थी। मतलब जो गवर्नमेंट, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, आपको वही लेना पड़ता था, ठीक है। तो आपके पास कोई वैरायटी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आ गई तो बाहर की बहुत सारी कंपनीज भी आ गई, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए बाहर की कंट्री को आने के लिए, वो सारी कंट्रीज आ गई। तो होने क्या लगा बच्चों, आपके पास फ्रीडम या फिर चॉइस आ गई, ठीक है। आपके पास क्या आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे आ गए, जिसके कारण आपको वैरायटी भी बहुत मिल गई। जैसे जैसे जब एलपीजी पॉलिसी नहीं थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के पहले होता क्या था, आपको पता है, आपकी कंट्री में एम्बेसडर जैसी गाड़ी बहुत चला करती थी, है ना। हर बंदा एम्बेसडर वाली जो कार होती थी उसको चलाता था, है ना, क्योंकि आपके पास क्या थी, चॉइस बहुत कम थी, जिसके कारण आपको सिर्फ वही गाड़ी चलानी पड़ती थी, वो आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आ गई तो आपके पास फ्रीडम आ गया, चॉइस आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, आपके पास आज इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, आप जैसे फिएट के से ले सकते हो, ठीक है, आप स्कॉडा ले सकते हो, आप हुंडई ले सकते हो, आप फोर्ड ले सकते हो, आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, ऑडी ले सकते हो, लैम्बोर्गिनी ले सकते हो, बुगाटी ले सकते हो, कितनी सारी कार है, मतलब आपके पास कितनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज और कितनी सारी वैरायटी आपके पास कार की, है ना। तो यही एक चीज फायदा हो गया हर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को, कि उनको अब फ्रीडम मिल गया और वो अपने हिसाब से चॉइस करने लगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें पसंद है तो वो उनके हिसाब से वो चीज खरीद सकते थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा फायदा है। तो कंज्यूमर सर्विजिटी का मतलब होता है फ्रीडम या फिर चॉइस। सिक्स फायदा जो हमें हुआ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ, इंडिया में क्या होने लगा, एलपीजी आने से फॉरेन रिजर्व बढ़ने लगा। अब कैसे बढ़ने लगा, देखो जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी आई ना, तो होने क्या लग गया, जो भी आपको पता है कि एलपीजी पॉलिसी के पहले ना हम बाहर की कंट्री से ज्यादा कांटेक्ट करते थे, ना बाहर की कंट्री हमसे कांटेक्ट रखती थी। लेकिन एलपीजी पॉलिसी आ गई तो हम क्या करने लगे, बाहर की कंट्री से भी सामान या उनकी सर्विस लेने लगी, बाहर की कंट्री भी इंडिया से सामान या खरीदने लगी या फिर उन्हें बेचने लगी। तो वैसे ही जब एलपीजी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी ना, तो कोई भी बाहर हम ना कि कोई भी इंडिया का जो भी इन्वेस्टर्स है ना बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता था, ना कि बाहर की कंट्री के कोई भी इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई ना, तो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करने लगे, इंडियन मार्केट में क्या करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो मार्केट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो इंडिया के पास पैसा आने लगा, पैसे आने लग गया, तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अपने यहाँ बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया एलपीजी पॉलिसी के कारण। अब 7 पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो देखो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों प्राइवेट सेक्टर के कारण ना हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, हमें प्राइवेट के कारण बहुत फायदा हो गया। देखो इससे मैं आपको समझाता हूँ। देखो बिफोर एलपीजी, आप सभी को पता है एलपीजी पॉलिसी के पहले होता क्या था, सारी पावर एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कोई रोल हुआ नहीं करता था, जो भी था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में होता क्या था, आधे से ज्यादा जितनी भी कंपनीज थी वो क्या होती थी, लॉस में जाती थी, सरप्लस कोई बचता नहीं था, ठीक है। सरप्लस बचता नहीं था री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास होता नहीं था। सेकंड चीज, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी थी, है ना, क्योंकि ठीक है। तो ये जो दो चीजें प्रॉब्लम्स थी ना, ये इंडिया में थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के पहले। लेकिन होने क्या लग गया, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये सॉल्व कैसे हो गई, देखो इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है, एक स्नैपडील कंपनी है, ठीक है, और अमेरिका में क्या है, अमेजन कंपनी है, ठीक है। आप सभी इन दोनों कंपनी से जानते हैं, आप सभी जानते हैं ये ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है। अब क्या होता था, देखो ये दोनों क्या है, प्राइवेट कंपनीज है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। अब देखो जैसे अमेजन
ठीक है, अमेज़न कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी निकालता था, ठीक है, तो वो स्नैपडील को भी पता चल जाता था कि भाई अमेज़न ने ये वाली टेक्नोलॉजी लाई है, तो स्नैपडील भी बोलता था कि नहीं यार, अमेज़न ने जैसी टेक्नोलॉजी अच्छी वाली लाई है, वो टेक्नोलॉजी मैं भी अपनी कंपनी में लाऊंगा। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मान लो स्नैपडील वाला अच्छी कोई चीज लाता था तो अमेज़न को पता चल जाता था, तो अमेज़न वो चीज करने लगता था। तो ये क्या करने लगते थे, आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने लग जाते थे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही अब प्रॉफिट इनकी कंपनी में आता था, अब ये प्रॉफिट क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, इनका प्रॉफिट एज अ टैक्स अपने पास रख लेती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, इनके प्रॉफिट में टैक्स लगाती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में ऐसा है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका 50% एज अ टैक्स यूएसए गवर्नमेंट ले लेती है। तो जो बंदा 1000 करोड़ रुपीज कमाएगा, ठीक है, उसका 500 करोड़ गवर्नमेंट ले लेगी, 500 करोड़ कंपनी को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे देखो, इससे एक कंट्री को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे इंडिया में भी जो प्रॉफिट आता था ना, तो हमारी भी गवर्नमेंट क्या लेती है, उस प्रॉफिट में टैक्स लेती है। अब वो टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के कारण उनके पास क्या आता है, सरप्लस पैसा आ जाता है। अब वो पैसा क्या करती है, गवर्नमेंट री इन्वेस्टमेंट कर लेती है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सॉल्यूशन एक गवर्नमेंट को मिल गया। तो गवर्नमेंट के पास प्राइवेट के कारण क्या आने लगा, सरप्लस पैसा आने लगा, वो जिसके कारण से वो क्या करने लगे, री इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो एक तरीके से प्रॉब्लम अच्छी हो गई। तो ये क्या हुआ, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। अब सेकंड चीज है टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट। देखो, ये दोनों अपने से एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, तो देख रहे हो, एक दूसरे को देख देख कर ये दोनों अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें हो गया। अब ये एलपीजी के कारण क्यों, देखो, अगर हमारे पास एलपीजी पॉलिसी नहीं होता तो हमारी हमारी कंट्री में मान लो सिर्फ स्नैपडील होता। अब ये स्नैपडील बाहर की कंट्री से कांटेक्ट ही नहीं रखता, तो इसको पता क्या चलता, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। तो ना ये प्रॉफिट अच्छा कमा पाता, ना अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी कर पाता, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई तो हर कंट्री एक दूसरे में अपना काम करना चालू कर दी, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करना चालू कर दी, एक दूसरे को देखना चालू कर दी। तो उससे क्या हो गया, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करके गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया और एक तरीके से टेक्नोलॉजी भी अच्छी होने लगी। अब यहाँ पे बच्चों, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट का मतलब है टेक्नोलॉजी पुराना होना। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पुराना होना, ठीक है। तो एलपीजी के पहले क्या होता था, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो हुआ करती थी बहुत पुरानी हुआ करती थी, लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई तो नई नई टेक्नोलॉजी अपने आप आने लग गई। अब देखो, अब क्या होने लगा, देखो, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। रिकॉग्निशन मतलब बच्चों रिकॉग्नाइज करना, कुछ भी चीज को देखना। ठीक है, आज अगर मैं आपको बोलूं, आज आप कुछ भी चार्ट देख लो, ठीक है, तो इंडिया को भी ना एज एन पावरफुल कंपनी में, पावरफुल कंट्री में शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है ना, उसका जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, जिसके कारण उनके यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण इंडिया एक तरीके से पावरफुल कंट्रीज में भी, टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज में भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा फायदा हुआ, और ये फायदा तभी हुआ एलपीजी के कारण। ठीक है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया आज टॉप 10 कंट्रीज में भी शामिल होता है। और आप सभी को पता है, जब एलपीजी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी तो इंडिया की सिचुएशन बहुत बेकार हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। अब 9 पॉइंट है, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये मतलब जानना, मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एक ही बंदा जो सामान बेचता है, सिंगल सेलर मतलब एक ही बंदा जो सामान बेचता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान बेचते हैं। देखो, एलपीजी पॉलिसी के पहले क्या था बच्चों, मोनोपोली मार्केट हुआ करता था। ठीक है, मतलब बिफोर एलपीजी, मतलब 1991 के पहले क्या हुआ करता था, मोनोपोली मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे क्या होते थे, सिंगल सेलर होते थे। मतलब अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, सर टूथपेस्ट का लेते, देखो पहले अगर सपोज करना पेप्सोडेंट, अगर 1991 के पहले अगर पेप्सोडेंट था, ठीक है, तो पेप्सोडेंट में होता क्या था, जो भी सेलर है वो आपको बोल देता था, देख भाई, मैं तुझे पेप्सोडेंट दूंगा लेकिन तुझे महंगा दूंगा। मान लो कि ये पेप्सोडेंट की एक्चुअल में प्राइस थी 100 रुपीज, लेकिन क्या होता था, कोई कोई बंदा इसे 500 रुपीज में बेचता था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको महंगी दी जाती थी, और कंपनी जैसा कह देती थी, कंपनी आप कस्टमर्स को ऐसा कह देती थी कि देखो भाई, अगर तुम्हें पेप्सोडेंट लेना है तो इतना रुपए दे दो, नहीं ले सकते तो चुपचाप तुम चले जाओ। ठीक है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाती थी सिंगल सेलर में। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेलर होता था ना, इसको पता था कि भाई मार्केट में तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई तो है नहीं, तो इसको क्या था, अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो यही एक तरीके की प्रॉब्लम थी। लेकिन होने क्या लगा, एलपीजी मतलब आफ्टर एलपीजी पॉलिसी 1991, मतलब 1990 में जो पॉलिसी आई एलपीजी वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर क्या हो गया बच्चों, मार्केट क्या हो गया, मोनोपोली से शिफ्ट हो गया, मोनोपोली से शिफ्ट हो गया कॉम्पिटेटिव मार्केट में। अब यहाँ पे क्या होने लगा बच्चों, सामान बहुत सारे बेचने वाला है। अब यहाँ पे टूथपेस्ट बबुल भी बेच रहा है, पतंजलि भी बेच रहा है, कोलगेट भी बेच रहा है, पेप्सोडेंट भी बेच रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या था, अगर मान लो कि पेप्सोडेंट क्या करता था, एकदम अच्छी क्वालिटी, एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान बेचता था कम प्राइस में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता था, इस जितने भी कस्टमर्स थे वो क्या करते थे, पेप्सोडेंट का सामान लेते थे। अब जैसी बाकी एक कंपनी, बाकी टूथपेस्ट को पता चल गया कि भाई पेप्सोडेंट तो क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी में और सस्ते में क्या कर रहा है, लोगों को बेच रहा है, तो बाकी कंपनीज भी सोचती थी यार हम भी क्या करेंगे, और भी
पेप्सोडेंट से भी अच्छी क्वालिटी का सामान बेचेंगे और कस्टमर्स को और कम प्राइस में बेचने का ट्राई करेंगे। तो इससे हो क्या जाता था, अल्टीमेटली क्या हो जाता था, कस्टमर्स को फायदा हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कंपटीशन करते थे अपना सामान बेचने के लिए, क्या करते थे, सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे और सस्ता सामान जितना कम प्राइस में हो सके उतने में आपको बेचते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता था, कहीं ना कहीं हम कस्टमर्स को फायदा हो जाता था, हमें क्या मिल जाता था, एकदम अच्छी क्वालिटी का मिल जाता था, सस्ते पैसे में मिल जाता था। आज भी आप देखोगे हर कंपनी क्या करती है, आपको आप कस्टमर्स को अपना सामान बिचवाने के लिए वो क्या करती है, हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करती है और आपको सस्ते में से सस्ता देने की ट्राई करती है। तो वही चीज है और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम कॉम्पिटिटिव प्राइस कहते हैं। मतलब हर कंपनी अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अपना अपना प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो ये वाला सिस्टम सबसे अच्छा था। ठीक है, क्योंकि पहले हुआ क्या करता था, जो सिंगल सेलर था वो अपनी मनमानी करता था, लोग अगर तुझे चाहिए तो इतने प्राइस में देना पड़ेगा, नहीं लेना है तो चुपचाप भग जा, वो वाला सिचुएशन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको पेप्सोडेंट वाला पेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो, पतंजलि अच्छा नहीं लग रहा तो आप बबूल ले सकते हो, आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया। तो मैंने अभी आपके साथ फायदे जो डिस्कस किए वो मैंने पूरे 9 फायदे डिस्कस किए, तो आप इसे होपफुली नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब मैं डीमेरिट्स की बात करता हूँ, मतलब एलपीजी पॉलिसी आने से हमें क्या घाटा हुआ। अब देखो, सबसे पहला घाटा हमें ये हुआ, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है हम एग्रीकल्चर को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे। देखो, सबसे पहले तो अभी मैं आपको जीडीपी का मतलब बताता हूँ अच्छे से। देखो, जीडीपी मतलब बच्चों, जो भी जीडीपी मतलब होता क्या है, जीडीपी है ना, 3 कैटेगरियों में डिवाइड रहता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं, तो ये सारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। टर्शरी सेक्टर के आते हैं बैंक, इंश्योरेंस, आईटी इंडस्ट्री, तो ये सारी चीजें क्या आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। तो बच्चों, जब ये प्राइमरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है, वैसे सेकेंडरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है, वैसे टर्शरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है ना, तो जब हम इन तीनों पैसे को जब ऐड करते हैं तो हमें जो टोटल पैसा मिलता है उस टोटल पैसे को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो ये था, आपको समझना था जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखना, अब होता क्या था बच्चों, जैसी पॉलिसी आई, एलपीजी पॉलिसी आई, तो उसके बाद होने क्या लगा, हम एग्रीकल्चर को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे। निग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर करने लगे। अब इससे क्या होने लगा, जो फार्मर्स काम करते थे एग्रीकल्चर में, उन्हें क्या करना पड़ा, पॉवर्टी फेस करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो एग्रीकल्चर को इग्नोर करती थी और उन्हें ज्यादा पैसा देती नहीं थी, एग्रीकल्चर में पैसा नहीं लगाती थी, जिसके कारण फार्मर्स को क्या करना पड़ा, पॉवर्टी फेस करना पड़ा। अब इसे कहीं ना कहीं क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम्स होने लगी। इंडस्ट्रीज में होने क्या लग गया, सबसे पहले तो जानो इंडस्ट्रीज करती क्या, इंडस्ट्रीज क्या करती है बच्चों, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे रॉ मटेरियल में हो गया कॉटन, कॉटन को वो क्या कर देगी, कॉटन क्लोथ्स में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में बेच देगी। वैसे ही वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या है, रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, लकड़ी की हेल्प से वो चेयर बना देगी, फर्नीचर बना देगी और उसे मार्केट में कन्वर्ट कर देगी। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन रॉ मटेरियल आता कहाँ है, रॉ मटेरियल बेसिकली आता कहाँ से, रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से। कॉटन आता है एग्रीकल्चर से, वुड आता है एग्रीकल्चर से, जिसे आप रिफॉरेस्टेशन करके आप वुड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्रीकल्चर से आता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर को तो इग्नोर कर रही थी, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसके साथ ही साथ बेचारा इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो बेचारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा और वो अपना काम कैसे करेंगी। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों को ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया एलपीजी पॉलिसी के कारण। सेकेंड पॉइंट है अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ग्रोथ प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या, देखो, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब, सबसे पहले तो जानो अर्बन एरियाज का मतलब क्या होता है। देखो, अर्बन एरियाज का मतलब ये होता है बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी सिटीज। ठीक है, मतलब जैसे ऐसी एरियाज जहाँ पे पानी उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे लेबर्स अवेलेबल है, स्किल लेबर अवेलेबल है, तो वैसे एरियाज को बच्चों अर्बन एरियाज कहते हैं। जैसे शहर हो गया, सिटीज, ये सारी चीजें। लेकिन रूरल एरियाज क्या होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वाटर सप्लाई 24/7 नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं, तो ऐसी एरियाज को कहते हैं रूरल एरिया। जैसे गांव, ठीक है, टाउन, छोटा टाउन, स्मॉल टाउन, वो सारी चीजें। तो होने क्या लग गया, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई ना, तो उससे क्या लग गया, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी जिसे कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो क्या करती थी, हमेशा इन्वेस्ट करती थी अर्बन एरियाज में। क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडस्ट्रीज को फायदा क्या होता था अर्बन एरियाज में, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी, हमेशा वाटर का सप्लाई हमेशा मिलता था, अच्छे लेबर्स मिलते थे काम करने के लिए। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज था वो इन्वेस्ट करती थी हमेशा अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो अर्बन एरियाज के जो पीपल थे ना वो हमेशा रिच होते जाती थी। ठीक है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ना वो इन्वेस्ट नहीं करते थे रूरल एरियाज में, जिसके कारण क्या होने लग गया, यहाँ के पीपल को काम नहीं मिलता था, बेचारे यहाँ के पीपल क्या होने लगे, पुअर होने लगे। तो हमेशा हर इंडस्ट्रीज क्या करती थी, इन्वेस्ट करती थी अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो रिच यहाँ पे क्या होने लग गया और रिच होने लग गया, पुअर क्या होने लग गया और पुअर होने लग गया। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, जो एक तरीके से प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो ये एलपीजी के कारण ये प्रॉब्लम आने लगी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कोलोनाइज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो,
अब बच्चों इसका मतलब समझो, इसका मतलब आप सभी मेरे साथ समझो। देखो ये है बाहर, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, बाहर की कंपनीज होती है, ठीक है, हमारी कंट्री की बाहर, हमारी कंट्री की मतलब हमारी कंट्री से बाहर की कंट्रीज की कंपनीज होती है, ठीक है। और इंडियन इंडस्ट्रीज ये वाली है। तो होता क्या था, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई तो बाहर की कंट्रीज ज्यादा ग्रोथ करने लगी और हम इंडियन इंडस्ट्रीज कम ग्रोथ करने लगी। ऐसा क्यों? देखो इंडियन मार्केट में ना मल्टीनेशनल कंपनी आना चालू कर दी और इंडियन इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन जो भी इंडियंस पीपल थे ना वो क्या करने लगे, बाहर की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, बाहर की कंट्री के इंडस्ट्री मतलब बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को, बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट देने लगे, ठीक है। वो बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे उसमें। तो इंडियंस क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्रीज का सामान खरीदते थे, तो इनको फायदा होता था, जिससे इनकी कंपनीज क्या करती थी, ग्रोथ करती थी। लेकिन जो भी इंडियंस थे ना वो इंडियन इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगे, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में ज्यादा नहीं इंटरेस्ट दिखाने लगे, जिसके कारण उन्हें क्या लगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा घाटा होने लग गया। तो ये क्या होने लगा, एक तरीके का प्रॉब्लम होने लगा। तो ये एलपीजी के कारण एक घाटा होने लगा हमें। फोर्थ पॉइंट है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। देखो सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक चीज जानना, प्राइमरी सेक्टर जब ग्रो नहीं करता, सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रोथ करता है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ करता है, और जब टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है बहुत ज्यादा, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉपसाइडेड जीडीपी ग्रोथ। और ये हर कंट्री के लिए बेकार बैड सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जिस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तीनों सेक्टर मिलकर आपस में ग्रो कर रहे हैं, उस उन कंट्री का जो जीडीपी होता है ना उसे हम कहलाते हैं इंक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ, जो हर कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। जैसे हो गया जापान या फिर अमेरिका, यहाँ पे तीनों सेक्टर क्या करते हैं, आपस में एक साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया में एक्चुअल में हो क्या रहा था, इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ तो हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम थी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ग्रो करते थे, ठीक है। तो ये तरीके का फायदा, एक तरीके का घाटा होता था इंडिया को। सबसे बड़ा ग्रोथ तो करती थी लेकिन एग्रीकल्चर इसमें ग्रोथ कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, ठीक है। तो इंडिया की जो भी इकोनॉमिक थी वो लॉपसाइडेड जीडीपी ग्रोथ थी, जो एक कंट्री के लिए बहुत बेकार सिचुएशन है। अब होता क्या था, जितने भी इंडियन फार्मर्स थे, ठीक है, उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी ज्यादा एग्रीकल्चर में, तो फार्मर्स क्या करते थे, अपने लैंड में ना जितने भी क्रॉप्स थे ना उनको उगाते थे और बाहर की फॉरेन कंट्रीज में अपना सामान सेल कर देते, बेच देते थे। और उनसे क्या होता था, उनको इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा बाहर की कंट्रीज से आता था, ठीक है। तो एक तरीके से फार्मर्स भी क्या होने लगे, अब उन लोग भी क्या करने लगे, पैसा कमाने के बाहर की कंट्री को सामान बेचने लगे, फूड जैसे आइटम्स, ठीक है, जो इंडिया में भी जरूरत था लेकिन वो बाहर की कंट्रीज को बेचते थे। तो एक तरीके से ये भी तरीके का घाटा होने लगा। तो ये एलपीजी पॉलिसी के कारण एक तरीके का हमें घाटा होने लगा। अब बच्चों और एक फिफ्थ पॉइंट हमें आता है कल्चरल इरोजन करके, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कल्चरल इरोजन, इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसका मतलब बहुत इजी है। हम इंडियंस होने क्या लगे, हम अपना कल्चर भूलने लग गए। हम अपनी सोसाइटी को, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हम सिस्टम फॉलो करते थे वो हम फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। जैसे बाहर की कंट्रीज में जैसे बाहर की कंट्रीज में जो सिस्टम फॉलो हुआ करता था वो हम फॉलो करने लगे, ठीक है। तो हम अपना कल्चर क्या करने लगे, भूलने लगे, और बाहर की कंट्रीज का जो कल्चर था वो हम अपनाने लगे, ठीक है। तो ये एलपीजी पॉलिसी के कारण, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी के कारण होने क्या लगा, बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट आए, बाहर की कंट्री के लोग भी आना चालू करे, इन्वेस्टर भी आना चालू कर दिए, तो हम क्या करने लगे, उनका कल्चर देख के हम उनका कल्चर अपनाने लगे और अपना कल्चर छोड़ने लगे। तो कल्चर इरोशन का मतलब यही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। तो आप क्या कर लो, डी माइंड्स भी नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम ये जो चैप्टर होता है ना खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर से प्रॉपर्टी चैप्टर करेंगे, और आप सभी को इन सारी चैप्टर्स की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको सारी चैप्टर की सारी वीडियोस अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है, पार्ट वाइज। चलो बच्चों, होपफुली मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।